नमस्कार। और सुनो यूपीएससी में आपका स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि हम यानी इंसान आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे दिखते होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे? ये सवाल बहुत फैसिनेटिंग है ना? बिल्कुल फैसिनेटिंग है। और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मानव इतिहास की जड़ों में उतरकर। हमारे पास है यूनिट 1 अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज दस्तावेज, जो हमें इस सफर पर ले जाएगा। हाँ, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मानव समाज की नींव कैसे पड़ी, कैसे छोटे छोटे समूहों से धीरे धीरे गांव बने और फिर सभ्यताएं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो हमारी अपनी कहानी की शुरुआत है। सही कहा। तो इस चर्चा के अंत तक उम्मीद है कि आप मानव विकास के जो मुख्य पड़ाव रहे हैं, हमारे पूर्वजों के संघर्ष, उनके आविष्कार और खासकर वो एक चीज खेती जिसने सब कुछ बदल दिया, उसे गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1.1 इंट्रोडक्शन। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। ये तो अरबों साल पहले की बात है। हाँ, करीब 3000 मिलियन यानी 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ, बहुत ही सरल रूप में। और फिर धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में ये सरल जीवन जटिल बनता गया, जैसे एक कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिका वाले जीव बने। लेकिन इंसान का इतिहास तो इससे काफी बाद में शुरू होता है। और पहले तो लोग ये मानते भी नहीं थे कि जीवन बदला है ना? मतलब 18वीं सदी तक तो यही सोच थी कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है और जैसा बनाया है वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, यही प्रमुख धारणा थी कि जीवन अपरिवर्तनीय है, ईश्वर की देन है। लेकिन फिर 18वीं और 19वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकृति का अध्ययन करके ये तर्क देना शुरू किया कि नहीं, प्रकृति और जीवन में लाखों वर्षों में बदलाव हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था सोच में। और यहीं पर पुरातत्व और मानव शास्त्र जैसे विषय जरूरी हो जाते हैं, है ना? क्योंकि वही हमें बताते हैं कि आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे, कैसे थे। एग्जैक्टली। ये दो पहलू हैं। एक है जैविक विकास, मतलब हमारा शरीर कैसे बदला, दिमाग कैसे बढ़ा, और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। हमने रहना सहना, औजार बनाना, समाज बनाना कैसे सीखा। और ये आदम के पूर्वजों की खोज, ये आसान नहीं रहा होगा। मतलब किसे मानव कहें, ये तय करना ही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धर्म अलग कहता है, दर्शन अलग, जीव विज्ञान और मानव शास्त्र के अपने अपने पैमाने हैं। बहुत सही पॉइंट उठाया। क्या आत्मा होना मानव बनाता है, या सोचने की क्षमता, या होमोसेपियंस होना, या फिर औजार बनाने की काबिलियत? कुछ मानव शास्त्री कहते हैं कि हम उपकरण बनाने वाले जानवर हैं। भाषा और कला का आविष्कार भी हमें अलग करता है। तो मानव की परिभाषा बहुत जटिल है। तो इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? इसका मेन फोकस है जो शुरुआती मानव संस्कृतियां थीं, उनका खान पान कैसा था, उनकी जीवन शैली, उनकी तकनीक, उनका समाज, उनके विश्वास, इन सबको समझना। और फिर ये देखना कि मानव समाज धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ, उसका एक संश्लेषण करना। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 1.2 पर, सोर्सेज ऑफ स्टडी यानी अध्ययन के स्रोत। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लिखना पढ़ना तो था ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलता है कि तब क्या हुआ? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। जब लिखा हुआ कुछ है ही नहीं, तो स्रोत क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं जीवाश्म, यानी पुरानी हड्डियां, और पत्थर के औजार। ये दो चीजें हमें सबसे ज्यादा जानकारी देती हैं। लेकिन सिर्फ हड्डियां और पत्थर के औजार देखकर पूरी कहानी कैसे पता चलती है? इसमें तो और भी विज्ञान की मदद लगती होगी। बिल्कुल, पुरातत्व आज अकेले काम नहीं करता। जब कहीं खुदाई होती है तो पूरी टीम होती है। उसमें चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं जो हड्डियों की जांच करते हैं, पशु चिकित्सा वाले जानवरों की हड्डियों को पहचानते हैं, वनस्पति शास्त्री पुराने पौधों के अवशेष देखते हैं, और सबसे जरूरी डेटिंग के लिए, जैसे रेडियोकार्बन डेटिंग, उसके लिए भौतिकी के विशेषज्ञ होते हैं। ये सब मिलकर तस्वीर पूरी करते हैं। अच्छा, ये तो हुए पुराने जमाने के सीधे सबूत। क्या आज के जमाने के कुछ समाजों को देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, ये एक और तरीका है। आज भी दुनिया में कुछ शिकारी संग्राहक समाज मौजूद है, जैसे आरबी ली ने कालाहारी रेगिस्तान के कुंग बुशमैन का अध्ययन किया। ऐसे समाजों को देखकर हमें अंदाजा लगता है कि शायद हमारे पूर्व साक्षर पूर्वज कैसे रहते होंगे। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए, ये सीधे सीधे उनकी नकल नहीं हो सकते, पर कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। और जानवरों का अध्ययन, जैसे प्राइमेट्स का? हाँ, वो भी एक स्रोत है। जेन गुडॉल का चिंपांजियों पर किया गया काम बहुत मशहूर है।
पहले माना जाता था कि सिर्फ इंसान ही औजार बनाते और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेन गुडॉल ने दिखाया कि चिंपैंजी भी औजार इस्तेमाल करते हैं, जैसे टहनियों से दीमक निकालना। इससे हमें अपनी विशिष्टता को और गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो इन सारे स्रोतों को मिलाकर ही हम मानव इतिहास के जो बड़े मोड़ हैं उनको समझ पाते हैं। आज के शिकारी संग्राहक समाज और प्राइमेट्स का अध्ययन, इन सब को मिलाकर ही हम अतीत की धुंधली तस्वीर को थोड़ा साफ कर पाते हैं। चलिए अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, मानवों की उत्पत्ति। सेक्शन 1.3 ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमंस। कहां से शुरू हुई ये कहानी? सर्वसम्मति यही है कि मानव की उत्पत्ति का स्थल अफ्रीका है। यहीं से हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के सबूत मिले हैं। और सबसे पहले कौन थे, मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे रास्ते पर पहला कदम था? वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनका समय है करीब 2 से 4 मिलियन साल पहले का। इनके जीवाश्म मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में मिले हैं, जैसे लेटोली, तंजानिया और हदर, इथियोपिया में। हदर, यहीं पे वो मशहूर लूसी मिली थी ना? हाँ बिल्कुल, लूसी का कंकाल हदर से ही मिला था, करीब 3.2 मिलियन साल पुराना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की सबसे बड़ी खासियत थी उनका 2 पैरों पर चलना, यानी द्विपदीय चाल, बाइपेडलिज्म। लेटोली में ज्वालामुखी की राख में उनके पैरों के निशान मिले हैं, जो करीब 3.6 मिलियन साल पुराने हैं। ये कमाल का सबूत है। तो 2 पैरों पर चलना ही वो पहली चीज थी जिसने हमें हमारे वानर पूर्वजों से थोड़ा अलग किया, भले ही वो दिखते चिंपांजी जैसे ही हों। हाँ, इसी वजह से उन्हें मानव वंश का पूर्वज माना जाता है। हालांकि उनका दिमाग छोटा था और वो शायद दिखते भी चिंपैंजी जैसे ही थे। उनका कद भी ज्यादा नहीं था, करीब 3.8 फीट। 3.5 फीट से थोड़ा ज्यादा, मतलब आज के किसी 11 साल के बच्चे से भी छोटा। अरे बाप रे। हाँ और इनका खाना मुख्य रूप से इकट्ठा किए गए पौधे ही थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कई प्रजातियां थीं जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में लाखों साल तक रहीं। इनके बाद कौन आया? क्या कोई ऐसा समूह था जो औजार बनाने लगा? हाँ, इसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, यानी हैंडीमैन या औजार बनाने वाला मानव। ये करीब 2 मिलियन साल पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाए गए। तो इनकी क्या खासियत थी? इनकी मुख्य बात थी कि इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में थोड़ा बड़ा था, और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। ये औजार, जिन्हें ओल्डोवन टूल्स कहते हैं, शायद मांस काटने या हड्डियों को तोड़ने के काम आते थे। अच्छा, तो ये मांस भी खाते थे, सिर्फ पौधे नहीं? हाँ, इनका आहार पौधों के साथ साथ मांस भी था, लेकिन ये शायद बड़े शिकारी नहीं थे, बल्कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। माना जाता है कि होमो हैबिलिस ही होमो इरेक्टस के पूर्वज थे। होमो इरेक्टस, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा होने वाला? हाँ, इरेक्टस मतलब सीधा। ये लगभग 1.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले मानव पूर्वज थे जो अफ्रीका से बाहर निकले। अफ्रीका से बाहर कहाँ गई ये? अगले 10 लाख सालों में ये एशिया और यूरोप तक फैल गए। इनके अवशेष चीन में, जावा इंडोनेशिया में और यूरोप में भी मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इनमें क्या खास बात थी होमो हैबिलिस के मुकाबले? इनका मस्तिष्क और बड़ा हो गया था। इनके औजार भी पहले से ज्यादा उन्नत थे, जिन्हें एशुलियन औजार कहते हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। ये शायद बड़े जानवरों का शिकार भी करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आग, ये तो सच में गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल, आग पर नियंत्रण पाना मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। हाँ जरूर। अच्छा, ये जो आहार में बदलाव आया, मतलब मांस खाने लगे, इसका क्या असर हुआ होगा? इसका बहुत गहरा असर हुआ। मांस खाने से ऊर्जा का एक नया और कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत मिला। देखिए, पौधे जैसे घास वगैरह हम सीधे नहीं पचा सकते, लेकिन हिरन जैसे जानवर घास खाकर उसे मांस में बदल देते हैं, जिसे हम खा सकते हैं। तो एक तरह से हमने जानवरों के जरिए उन पोषक तत्वों तक पहुंचना सीख लिया जो हमारे लिए सीधे उपलब्ध नहीं थे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और शायद शिकार के लिए घूमना पड़ता होगा, तो दूर दराज के इलाकों के पोषक तत्व भी मिलते होंगे। सही बात है, जैसे प्रवासी पक्षियों या जानवरों का शिकार करके इससे आहार में विविधता आई और शायद दिमाग के विकास में भी मदद मिली। होमो इरेक्टस लगभग 1 मिलियन साल तक पृथ्वी पर रहे। ये बहुत लंबा समय है। इनके बाद निएंडरथल मानव, निएंडरथलमान का जिक्र आता है।
ये कब थे? निएंडरथल लगभग 350,000 साल पहले दिखाई दिए, खासकर यूरोप और पश्चिम एशिया में। शारीरिक रूप से ये हमसे थोड़े अलग थे, छोटे कद के लेकिन बहुत हट्टे-कट्टे और मजबूत। और क्या ये भी औजार इस्तेमाल करते थे? हाँ, वो भी पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे, जिन्हें मॉस्टेरियन तकनीक कहते हैं। लेकिन उनमें एक चीज नहीं मिलती जो हम में है, वो है विकसित भाषा या कला के स्पष्ट प्रमाण। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। और इस पूरे विकास पर पर्यावरण का भी तो असर पड़ा होगा ना? गर्मी, सर्दी, रेगिस्तान, जंगल। बिल्कुल, प्राकृतिक शक्तियों ने मानव विकास को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अलग अलग माहौल में रहने के लिए अलग अलग एडेप्टेशंस करने पड़े। कहीं ठंड से बचने के तरीके खोजने पड़े, कहीं पानी की कमी से जूझना पड़ा। इसी संघर्ष ने हमें गढ़ा है। तो अब आते हैं हम पर, यानी आधुनिक मानव पर। सेक्शन 1.3.1 मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस सेपियंस, इसका मतलब क्या है? सोचने वाला मानव। हाँ, सेपियंस का मतलब है वाइज या थिंकिंग। तो होमो सेपियंस सेपियंस मतलब वाइज ह्यूमन या सोचने वाला मानव। इस नाम पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, सोचने की, समझने की क्षमता। और ये कब और कहाँ आए? सबसे पुराने सबूत दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं जैसे कि क्लेसीज रिवर माउथ केव से मिले हैं, जो लगभग 120,000 से 60,000 साल पुराने हैं। और जेनेटिक स्टडीज मतलब डीएनए के अध्ययन से भी यही पता चलता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में ही लगभग 2 लाख साल पहले हुई। इसे आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत कहते हैं। तो अफ्रीका से निकलकर ये पूरी दुनिया में कैसे फैले? ये एक और जबरदस्त कहानी है। लगभग 90,000 साल पहले ये पश्चिम एशिया पहुंचे, फिर अगले हजारों सालों में ये यूरोप, एशिया, साइबेरिया और यहाँ तक कि समंदर पार करके ऑस्ट्रेलिया लगभग 60,000 साल पहले और अमेरिका लगभग 20,000 साल पहले तक पहुंच गए। सोचिए कैसी अद्भुत यात्रा रही होगी। मतलब ये हर तरह के माहौल में ढल गए, बर्फीले टुंड्रा से लेकर घने जंगलों और रेगिस्तानों तक। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, जलवायु के प्रति अनुकूलन क्षमता, क्लाइमेटिक अडैप्टेबिलिटी। वो हर संभव जगह पर बसने में कामयाब हुए। और इसी दौरान शायद शारीरिक भिन्नताएं जैसे त्वचा का अलग-अलग रंग या शरीर का आकार अलग-अलग क्षेत्रों के वातावरण के अनुसार विकसित हुई। और क्या इनमें कुछ नया था जो पिछले मानवों में नहीं था, मतलब निएंडरथाल या इरेक्टस में? हाँ, इनमें कुछ अद्वितीय नवाचार देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख है कला का जबरदस्त विकास। जैसे फ्रांस की लास्कॉक्स या स्पेन की एल्टामीरा गुफाओं में जो हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, वो कमाल की हैं। या जर्मनी की वोगेलहर्ट गुफा में मिला हाथी दांत का छोटा सा घोड़ा। ये सब प्रतीकात्मक सोच का प्रमाण है। वाह! और औजारों में भी कुछ नयापन आया? माल करना सीखा, नए तरह के हथियार बनाए, जैसे भाले फेंकने वाले यंत्र, स्पीयर थ्रोअर्स, और शायद सुई का आविष्कार करके सिले हुए कपड़े भी पहनने लगे, जो ठंडे इलाकों में बहुत जरूरी रहा होगा। यूरोप के संदर्भ में ये कब दिखाई दिए? यूरोप में इनके आने का समय इंटरग्लेशियल अवधि, इंटरग्लेशियल पीरियड से जुड़ता है, जब मौसम थोड़ा अपेक्षाकृत गर्म हुआ था। इन्होंने वहां पहले से रह रहे निएंडरथल मानवों को धीरे धीरे विस्थापित कर दिया। और इन्होंने अपने पूर्वजों से क्या सीखा? इन्होंने अपने पूर्वजों जैसे होमो इरेक्टिस से आग पर नियंत्रण और आश्रय बनाना सीखा था। ये ज्ञान इनकी विरासत थी, लेकिन इन्होंने इस ज्ञान को और आगे बढ़ाया। तो इनकी सफलता का राज क्या था? ये क्यों इतने कामयाब हुए? इनकी अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी। ये बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते थे। बेहतर हथियारों से ये बड़े जानवरों का शिकार कर पाए। इन्होंने मछली पकड़ना और समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करना भी सीखा। और सबसे बड़ी बात, इनमें संस्कृति और अर्जित ज्ञान, कल्चर एंड लर्न नॉलेज का महत्व बहुत बढ़ गया। मतलब संस्कृति और अर्जित ज्ञान का क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये कि अब सिर्फ शारीरिक बनावट या जैविक अनुकूलन, बायोलॉजिकल एडेप्टेशन ही काफी नहीं था। अब ज्ञान, तकनीक, सामाजिक नियम, भाषा, कला, ये सब मिलकर तय करने लगे कि कोई समूह कितना सफल होगा। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगा। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां संस्कृति ने धीरे धीरे जीव विज्ञान पर हावी होना शुरू कर दिया। ये बहुत दिलचस्प है। तो अब सवाल उठता है, सेक्शन 1.3.2 हाउ आर ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? मनुष्य जानवरों से अलग कैसे हैं? दस्तावेज में 6 मुख्य बातें बताई गई हैं।
हाँ, 6 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं। पहली, हम औजार बनाते हैं और कच्चे के साथ साथ पका हुआ भोजन भी खाते हैं। दूसरी है हमारी विस्तृत रिश्तेदारी प्रणाली, एक्सटेंसिव किनशिप सिस्टम्स। ये वंश और विवाह पर आधारित होती है। ये सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है जो जानवरों में इस तरह से नहीं पाया जाता। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है अन्य समुदायों के साथ वस्तु विनिमय, बार्टर और आदान प्रदान। हम सिर्फ अपने समूह में ही नहीं बल्कि दूसरे समूहों के साथ भी चीजों का लेन देन करते हैं। चौथा तो शायद सबसे स्पष्ट है। हाँ, चौथा है भाषा। एक अत्यंत विकसित भाषा के माध्यम से संचार, कम्युनिकेशन। हम सिर्फ आवाजें नहीं निकालते, हम विचारों, भावनाओं और जटिल सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। पांचवा है कला का आविष्कार। चित्र बनाना, संगीत, नृत्य, ये सब हमारी पहचान है। और छठा, जिसने शायद दुनिया ही बदल दी। हाँ, छठा है भोजन उगाना यानी कृषि। ये अपेक्षाकृत हालिया विकास है, लेकिन इसने मानव समाज को पूरी तरह से बदल दिया। ये 6 बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या ये सब एक साथ आ गई? मतलब क्या कोई एक दिन इंसान जागा और उसने औजार, रिश्तेदारी, भाषा, कला सब कुछ ईजाद कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन विशेषताओं का अधिग्रहण अलग अलग समय पर हुआ। मानव विकास कोई सीधी रेखा में एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए नहीं हुआ। इसमें धीमी गति के लंबे दौर आए और फिर अचानक तेज विकास के दौर भी आए। ये इंक्रीमेंटल नहीं था हमेशा। ठीक है, ये समझना जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 1.4 पर, इन्वेंशन ऑफ टूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ फायर, औजारों का आविष्कार और आग की खोज। पहले औजारों की बात करते हैं। इसे तो मानवता की परिभाषित विशेषता कहा गया है। हाँ, औजार बनाना। हालांकि कुछ जानवर जैसे चिंपैंजी या कौवे भी कभी-कभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर वो नियमित रूप से औजार बनाते नहीं हैं, जबकि इंसान शुरू से ही औजार बनाते और इस्तेमाल करते आए हैं। तो सबसे पहले औजार किसने बनाए? क्या ऑस्ट्रेलोपैथिकस ने? ये संभव है। हो सकता है उन्होंने लकड़ी या हड्डी के औजार बनाए हों जो अब तक बचे नहीं हैं। ये भी सोचा जाता है कि शायद महिलाओं ने शुरुआत में इकट्ठा करने, गैदरिंग को ज्यादा कुशल बनाने के लिए या फिर बच्चों और भोजन को ढोने के लिए किसी तरह के कंटेनर या थैले बनाए होंगे जो शायद लकड़ी या पत्तों के रहे होंगे। लेकिन जो सबूत हमें मिलते हैं वो पत्थर के औजारों के हैं। ये कब से मिलने शुरू हुए हैं? पत्थर के औजार बनाने के सबसे पुराने पक्के सबूत लगभग 2.5 मिलियन साल पहले के हैं, जो शायद होमो हैबिलिस से जुड़े हैं। ये औजार हथियार के रूप में, जानवरों को काटने छीनने के लिए या बीजों के सख्त खोल तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। और यहीं से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है ना? हाँ, कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? कोई भी चीज जो हमारा काम आसान बनाए या उत्पादन बढ़ाए, जैसे पेड़ काटने के लिए पत्थर की कुल्हाड़ी या आज की आरी, या हाथ से किताब लिखने के बजाय प्रिंटिंग प्रेस। टेक्नोलॉजी हमेशा से हमारी जीवन शैली को बदलती आई है, जैसे आज आधुनिक तकनीक बदल रही है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आग की खोज की। इसके पहले पक्के सबूत कहाँ और कब मिले? आग के इस्तेमाल के सबसे पुराने निश्चित प्रमाण लगभग 5 लाख साल पुराने हैं, जो चीन की ज़ोकुदियन गुफा से मिले हैं, और ये होमो इरेक्टस से संबंधित माने जाते हैं। 5 लाख साल पहले? ये तो बहुत पहले की बात है। और इसका महत्व क्या था? मतलब आग ने क्या क्या बदला? आग का महत्व बहुत ज्यादा है। पहला तो जाहिर है भोजन पकाना। पकाने से भोजन ज्यादा सुपच्य हो जाता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, स्टार्च टूटता है, जहरीले पदार्थ या बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इससे हमें भोजन से ज्यादा पोषण मिलने लगा। और सुरक्षा, अंधेरे में रोशनी। हाँ, वो भी। आग से रात में रोशनी मिली, ठंड में गर्मी मिली, और सबसे बड़ी बात, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली। आग की वजह से ही इंसान शायद ज्यादा खतरनाक गुफाओं में रहने या रात में भी सक्रिय रहने में सक्षम हुए। इसने नए वातावरणों में, ठंडे इलाकों में फैलने में बहुत मदद की। क्या आग का इस्तेमाल पर्यावरण को बदलने के लिए भी किया गया? हाँ, ये भी संभव है। इंसान ने शायद आग का इस्तेमाल शिकार करने के लिए, जानवरों को किसी तरफ हाँकने में किया हो, या फिर किसी इलाके के पेड़ पौधों को जलाकर खुला मैदान बनाने के लिए, ताकि वहां नए पौधे उग सकें या शिकार के लिए बेहतर हो। इस तरह इंसान ने पर्यावरण को बदलने की क्षमता हासिल कर ली। तो औजार और आग, ये 2 बड़े आविष्कार थे जिन्होंने शुरुआती इंसानों को बहुत ताकत दी। अब आते हैं एक और चीज पर जो हमें इंसान बनाती है। सेक्शन 1.5, किनशिप, यानी रिश्तेदारी। इसकी क्या परिभाषा है? रिश्तेदारी का मतलब है वंश,
डिसेंट और विवाह मैरिज पर आधारित संबंधों की सामाजिक मान्यता। हर मानव समाज में ये नियम होते हैं कि कौन किससे संबंधित है, किसके साथ विवाह हो सकता है, किसके साथ नहीं। ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है। इसमें रॉबिन फॉक्स का एक तर्क दिया गया है कि गठबंधन और वंश का संयोजन अनोखा मानव नवाचार है, और वो मजाकिया बात की किसी और प्रजाति के ससुराल वाले नहीं होते। हाँ, ये फॉक्स का बड़ा दिलचस्प तर्क है। उनका कहना है कि सिर्फ इंसान ही दो सिद्धांतों, वंश यानी खून का रिश्ता और गठबंधन यानी विवाह से बने रिश्ते को मिलाकर अपना सामाजिक ढांचा बनाते हैं। विवाह के जरिए हम दूसरे समूहों से जुड़ते हैं, गठबंधन बनाते हैं। ये क्षमता हमें जानवरों से अलग करती है। और इसके फायदे क्या थे? मतलब क्यों जरूरी था ये सिस्टम? इसके बहुत फायदे थे। सबसे बड़ा फायदा तो यही था कि आप दूसरे समूहों से जुड़ जाते थे। मान लीजिए आपके समूह में खाने की कमी हो गई या किसी ने हमला कर दिया, तो आप अपने रिश्तेदारों से मदद मांग सकते थे जो दूसरे समूह में हैं। विवाह के बाद भी अपने बेटे या बेटी के जरिए दूसरे समूह से संबंध बने रहते थे। तो ये जैविक रिश्ते से ज्यादा सामाजिक रिश्ता है। बिल्कुल, जैविक रिश्ते तो सीमित होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, लेकिन रिश्तेदारी सामाजिक रूप से इन रिश्तों को बहुत आगे तक बढ़ाती है। और ये नियम हर समाज में थोड़े अलग हो सकते हैं स्थानीय परंपराओं के अनुसार। कई छोटे समुदायों में तो लगभग हर कोई किसी न किसी तरह से रिश्तेदारी होता है। और इससे समूह को क्या लाभ मिलता था? एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती थी, मुश्किल समय में सहारा मिलता था, ज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान होता था। और जैविक स्तर पर देखें तो अलग अलग समूहों में विवाह होने से जीन प्रवाह, जीन फ्लो बना रहता था, जिससे जैविक विविधता बनी रहती थी और समूह के जीवित रहने और विस्तार की संभावना बेहतर होती थी। ये तो ठीक है कि रिश्तेदारी जरूरी थी, लेकिन सेक्शन 1.5.1 पूछता है, हाउ डिड किनशिप इमर्ज? ये रिश्तेदारी उभरी कैसे? इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? इसके लिए भी रॉबिन फॉक्स ने एक सिद्धांत दिया है। उनका मानना है कि इसका संबंध धीरे धीरे मांसाहारी आहार की तरफ बढ़ने से है, जिसे वो शिकार संक्रमण, हंटिंग ट्रांजिशन कहते हैं। ये प्रक्रिया होमो इरेक्टस के समय तक अच्छी तरह से चल रही थी। शिकार संक्रमण, इसका रिश्तेदारी से क्या लेना देना? फॉक्स का तर्क है कि जब इंसान, खासकर पुरुष, बड़े जानवरों का शिकार करने लगे तो कुछ जरूरी बदलाव आए। पहला, श्रम का लैंगिक विभाजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, और कठोर हो गया। बड़े जानवरों के शिकार के लिए दूर तक जाना पड़ता था, जो गर्भवती महिलाओं या छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं के लिए मुश्किल था। तो शिकार मुख्य रूप से पुरुषों का काम बन गया। और महिलाएं क्या करती थीं? महिलाएं और बच्चे आसपास के इलाकों से पौधे, कंदमूल, फल वगैरह इकट्ठा करते थे, जिसे संग्रहण कहते हैं। ये काम पूरे समुदाय द्वारा किया जा सकता था। तो पुरुष शिकार पर, महिलाएं संग्रहण पर। इससे क्या हुआ? इससे जरूरत पैदा हुई भोजन के आदान प्रदान की। पुरुष शिकार से मांस लाते थे, महिलाएं संग्रहण से सब्जियां और फल। इनके बीच भोजन का लेन देन जरूरी हो गया। फॉक्स कहते हैं कि यह व्यापार शायद सच्चे मानव समाज की जड़ में है, और इसी आदान प्रदान के आधार पर स्थायी घरेलू इकाइयां, डोमेस्टिक यूनिट्स बनी, जिनमें वयस्क पुरुष, महिलाएं और उनके बच्चे होते थे। अच्छा, तो शिकार ने पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे पर निर्भर बनाया और परिवारों की नींव रखी। और क्या विशेषताएं जुड़ी इससे? दो और महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी। एक है अगम्य गमन निषेध, यानी करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच यौन संबंध और विवाह की मनाही। ये लगभग हर मानव समाज में पाया जाता है। और दूसरा है बहिर्विवाह, यानी अपने समूह से बाहर शादी करने का नियम। अगम्य गमन निषेध और बहिर्विवाह ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि लोग दूसरे समूहों के साथ वैवाहिक संबंध बनाएं। और इससे क्या फायदा हुआ? इससे अलग अलग समूहों के बीच रिश्ते बने, गठबंधन हुए, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी। सोचिए, शुरुआती इंसान जिनके पास घातक हथियार थे, उनके लिए कितना जरूरी रहा होगा कि वो आपस में लड़ने के बजाय सहयोग करें। रिश्तेदारी और विवाह ने शत्रुता को रोकने और शांति बनाए रखने में मदद की। अगर हम आज के समाजों को देखें जो मानवविज्ञानी अध्ययन करते हैं, तो उनमें रिश्तेदारी का क्या रोल होता है?
आधुनिक निर्वंश शास्त्र यानी एथनोग्राफी दिखाता है कि पारंपरिक समाजों में रिश्तेदारी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थी। ये वहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि धर्म से भी गहराई से जुड़ी हुई थी। किसके पास जमीन होगी, कौन मुखिया बनेगा, पूजा कौन कराएगा, ये सब अक्सर रिश्तेदारी के नियमों से तय होता था। ये तो बहुत व्यापक असर था। अब सवाल है सेक्शन 1.52 का, व्हेन डिड किनशिप इमर्ज? ये रिश्तेदारी कब उभरी? क्या इसका कोई पुरातात्विक सबूत है? ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिश्तेदारी एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके सीधे जीवाश्म या औजार जैसे सबूत नहीं मिलते। ये हमें अनुमान लगाना पड़ता है। तो क्या कुछ अप्रत्यक्ष सबूत हैं? हाँ, कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे मिस्र में नील नदी के पास कौम ओम्बो के मैदानों में लगभग 17,000 साल पुरानी बस्तियों के अवशेष मिले हैं। वहां 25-30 लोगों के छोटे छोटे समूह एक दूसरे के काफी करीब लंबे समय तक रहते थे। हर समूह के अपने खास तरह के औजार और भोजन इकट्ठा करने की तकनीक थी। उनका इतने करीब और इतने लंबे समय तक साथ रहना इशारा करता है कि शायद रिश्तेदारी के बंधन ही उन्हें जोड़े रखते थे। और क्या कोई और तरीका है अंदाजा लगाने का? एक और तरीका है। जैसा हमने बात की, रिश्तेदारी का एक मुख्य काम होता है लोगों और चीजों का आदान प्रदान। तो अगर हमें प्रागैतिहासिक स्थलों पर विनिमय यानी एक्सचेंज के सबूत मिलते हैं, यानी ऐसी चीजें मिलती हैं जो उस जगह पर स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती और कहीं दूर से लाई गई होंगी, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि वहाँ रिश्तेदारी पर आधारित सामाजिक नेटवर्क मौजूद थे जिनके जरिए ये लेन देन होता था। ये हमें अगले सेक्शन पे ले आता है, सेक्शन 1.6 एक्सचेंज यानी आदान प्रदान या विनिमय। एडम स्मिथ ने कहा था कि इंसान हमेशा से चीजों का आदान प्रदान करते आए हैं। ये एक अनोखी मानवीय विशेषता है। हाँ, एडम स्मिथ का ये मशहूर कथन है। और विनिमय का अध्ययन करना रिश्तेदारी के अध्ययन से थोड़ा आसान है, क्योंकि चीजें पुरातात्विक रिकॉर्ड में बच सकती हैं। कैसे? मतलब अगर किसी जगह पर कोई ऐसा पत्थर मिलता है जो वहां का नहीं है, तो क्या मान लें कि वो विनिमय से आया है? हाँ, ये एक तरीका है। अगर किसी खुदाई में ऐसी चीजें मिलती हैं, खासकर पत्थर जिनसे औजार बनते थे, जो उस इलाके में स्वाभाविक रूप से नहीं मिलते, तो ये माना जा सकता है कि वो किसी दूसरे समुदाय से व्यापार या आदान प्रदान के जरिए लाई गई थीं। लेकिन इसमें एक सावधानी भी बरतनी होगी, है ना? क्योंकि शिकारी संग्राहक तो घूमते रहते थे। हो सकता है वो कहीं और गए हों और वहां से पत्थर उठा लाए हों। बिल्कुल सही, ये एक महत्वपूर्ण कैविएट है। शिकारी संग्राहक बहुत गतिशील, मोबाइल थे। वो मौसम के हिसाब से या शिकार के पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ही कहीं से वो पत्थर इकट्ठा कर लिया हो। जरूरी नहीं कि वो व्यापार से ही आया हो। इसलिए हमें निष्कर्ष निकालने में सावधानी बरतनी चाहिए। औजारों के लिए कौन से पत्थर खासतौर पर पसंद किए जाते थे? ऐसे पत्थर जिनकी धार तेज बने और जो जल्दी घिसे नहीं, जैसे ऑब्सिडियन। ये एक तरह का ज्वालामुखी कांच होता है। बहुत तेज धार बनती है इसकी, लेकिन ये हर जगह नहीं मिलता। ऑब्सीडियन के इस्तेमाल के कितने पुराने सबूत हैं और क्या ये दूर से लाया जाता था? तांजानिया में लगभग 1,30,000 साल पहले ऑब्सीडियन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। और ये ऑब्सीडियन कहाँ से आया था? केन्या की सेंट्रल रिफ्ट वैली से, जो वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा दूरी है उस जमाने के हिसाब से। तो क्या ये शिकार के दौरान मिला होगा या विनिमय से आया होगा? यही सवाल है। इतनी दूर से पत्थर लाना सिर्फ शिकार अभियान का हिस्सा था या फिर ये संगठित विनिमय नेटवर्क का सबूत है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये दूरी अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। ऑब्सीडियन के अलावा और कौन से पत्थर इस्तेमाल होते थे? चकमक पत्थर, जिसे चर्ट भी कहते हैं, इसकी बनावट क्रिस्टलीय होती है और इससे भी बहुत तेज धार वाले औजार बनते हैं। कोर्डजाइट भी एक और पसंदीदा पत्थर था। क्या दूर से पत्थर लाने के और भी उदाहरण हैं? हाँ, रूस में कोस्टेंकी नाम की एक जगह है जो लगभग 20,000 साल पुरानी है। वहां जो चकमक पत्थर मिले हैं वो करीब 16 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। ये भी विनिमय की संभावना की ओर इशारा करता है। क्या आज के शिकारी संग्राहक समाजों से भी इस बारे में कुछ पता चलता है? हाँ, आधुनिक निर्वंश विज्ञान बताता है कि आज के कई संग्राहक समुदाय समय समय पर बड़ी सभाओं के लिए इकट्ठा होते हैं। इन मौक़ों पर वो सिर्फ मिलते जुलते नहीं, बल्कि महिलाओं और मूल्यवान वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते हैं। एक कहावत भी है कि उपहार दोस्त बनाते हैं और दोस्त उपहार देते हैं। ये आदान प्रदान सामाजिक रिश्तों को मजबूत करता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है?
क्या हम कह सकते हैं कि शुरुआती इंसानों में विनिमय होता था? दस्तावेज ये कहता है कि लगभग 20,000 ईसा पूर्व से पहले माल के नियमित आदान प्रदान का बहुत पुख्ता सबूत मिलना मुश्किल है। हाँ, संकेत जरूर है, जैसे ऑब्सिडियन या चकमक पत्थर का दूर पाया जाना, लेकिन ये निर्णायक नहीं है। शायद विनिमय धीरे धीरे विकसित हुआ। ठीक है, अब आते हैं दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर। सेक्शन 1.7 इन्वेंशन ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज, कला और भाषा का आविष्कार। पहले भाषा की बात करते हैं। इसे तो सबसे निश्चित मानवीय विशेषता कहा गया है। हाँ, भाषा ये वाकई में अनोखी है। जानवर भी आवाजें निकालते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है या बिल्ली म्याऊं करती है, लेकिन उनकी आवाजों का मतलब सीमित होता है। जबकि इंसान, हम अनंत प्रकार की अर्थपूर्ण ध्वनियां पैदा कर सकते हैं। हमारे पास हजारों शब्दों के शब्दकोश हैं। हम भूत, भविष्य, कल्पना, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। ये क्षमता कब विकसित हुई? इसकी शुरुआत के बारे में कुछ पता है? इसकी शुरुआत कब हुई, ये ठीक बताना बहुत मुश्किल है। शारीरिक रूप से, यानी हमारे गले और मुंह की बनावट शायद 1.5 लाख साल पहले तक ऐसी हो गई थी कि हम जटिल ध्वनियां निकाल सकें, लेकिन भाषा बोलने के स्पष्ट प्रमाण अगले 100,000 सालों तक नहीं मिलते। तो हमें कैसे पता चलता है कि भाषा थी? जैसे यूरोप में 40,000 साल पहले के आधुनिक मनुष्यों के बारे में कहा गया है कि उनके पास भाषा थी। इसका क्या सबूत है? इसके कई अप्रत्यक्ष सबूत हैं। एक तो शारीरिक रचना, हमारी मौखिक और नासिक गुहा, हमारा लंबा ग्रसनी, फेरिंग्स और हमारी जीभ का लचीलापन हमें बहुत तरह की ध्वनियां निकालने में सक्षम बनाता है। दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामाजिक रूप से साझा अर्थों की क्षमता। सामाजिक रूप से साझा अर्थ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी ध्वनि और जिस चीज के लिए वो इस्तेमाल हो रही है, उसके बीच कोई सीधा तार्किक संबंध नहीं होता। जैसे पेड़ शब्द का उस हरी भरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमने समाज में मिलकर ये तय किया है कि इस ध्वनि का मतलब वो चीज होगी। ये अर्थ सामाजिक रूप से साझा होते हैं, सीखे जाते हैं। ये क्षमता भाषा का आधार है। ये तो हुई भाषा की बात। अब कला, दस्तावेज कहता है कि ये भी मनुष्यों के लिए अद्वितीय है। हाँ, कला भी। कोई और जानवर चित्र नहीं बनाता या उन्हें समझता नहीं है, लेकिन इंसान हजारों सालों से कला रचते आए हैं। इसके उदाहरण तो हमने पहले भी सुने थे, जैसे लस्कॉक्स और अल्तामीरा की गुफा चित्रकलाएं। हाँ, फ्रांस में लस्कॉक्स और स्पेन में अल्तामीरा। ये शायद 15,000 से 30,000 साल पुरानी है और इनमें जानवरों के इतने जीवंत चित्र बने हैं कि मशहूर आधुनिक कलाकार पिकासो ने भी कहा था कि इन गुफा कलाकारों के सामने आधुनिक कलाकारों ने कुछ भी आविष्कार नहीं किया है। ये उनकी कला का स्तर था। ये तो कमाल की बात है। क्या कला और भाषा का आपस में कोई संबंध है? हाँ, बहुत गहरा संबंध है। दोनों ही प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट को दर्शाते हैं। प्रतीक क्या है? कोई चीज जो किसी दूसरी चीज का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे झंडा देश का प्रतीक है। भाषा शब्दों का इस्तेमाल करती है, कला चित्रों या मूर्तियों का। ये प्रतीक व्यक्तिगत कल्पना नहीं होते, बल्कि समाज द्वारा बनाए और समझे जाते हैं। तो भाषा और कला दोनों के सबसे पुराने स्पष्ट प्रमाण कब से मिलते हैं? दस्तावेज के अनुसार इनके सबसे पुराने स्पष्ट प्रमाण 50,000 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। हालांकि कुछ विवादित चीजें इससे पहले की भी बताई जाती हैं, लेकिन निर्विवाद प्रमाण लगभग इसी समय के आसपास से मिलने लगते हैं। और इनका असर क्या हुआ होगा? भाषा और कला आने से क्या बदला? इससे सब कुछ बदल गया। सोचिए, भाषा के जरिए हम उन चीजों के बारे में सोच और बात कर सकते थे जो हमारे सामने नहीं है। दूर के समय या स्थान की चीजें या काल्पनिक चीजें। इससे योजना बनाना, दूरदर्शिता, बेहतर सामाजिक संगठन और अनुष्ठान, रिचुअल्स संभव हुए। जटिल विनिमय प्रणालियां भी शायद भाषा के बिना संभव नहीं होती। इसने संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी। और इससे सहयोग भी बड़ा होगा। हाँ, नए प्रकार के सहयोग संभव हुए। लोग मिलकर भविष्य के लिए योजना बना सकते थे, जैसे बड़े शिकार की योजना बनाना या किसी यात्रा की तैयारी करना। इसी बेहतर योजना और सहयोग की क्षमता ने शायद आधुनिक मानवों को दुनिया भर में इतनी तेजी से फैलने में मदद की। और ज्ञान का हस्तांतरण? बिल्कुल। भाषा से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत आसानी से जाने लगा। माता पिता अपने बच्चों को उन चीजों के बारे में बता सकते थे जो बच्चों ने खुद कभी नहीं देखी या अनुभव नहीं की। इससे सीखना बहुत तेज हो गया
और सबसे बड़ी बात, विचारों और कल्पना, आइडियाज एंड इमेजिनेशन का जन्म हुआ। हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहे थे, बल्कि अतीत से सीख सकते थे और भविष्य की कल्पना कर सकते थे। ये तो सच में बहुत बड़े बदलाव थे। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो हजारों सालों तक पृथ्वी पर सबसे सफल जीवन शैली जी रहे थे। सेक्शन 1.8 हंटर गैदरर्स, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम? शिकारी संग्राहक, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है कि लगभग 12,000 साल पहले तक, यानी कृषि की शुरुआत से पहले तक, पृथ्वी पर रहने वाले लगभग सभी इंसान शिकारी संग्राहक ही थे। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर रहा है। तो कैसी थी उनकी जीवन शैली? वो आमतौर पर छोटे घुमंतु समूहों में रहते थे। उनके पास कोई केंद्रीकृत सत्ता या स्थायी सेना नहीं होती थी। वो अपनी समस्याएं बिना बड़े पैमाने पर युद्ध या हिंसा के सुलझा लेते थे। उनकी ज़रूरतें कम थी और उनकी तकनीक सरल थी। लकड़ी, हड्डी, पत्थर और रेशों से बनी चीज़ों से उनका काम चल जाता था। और काम कितना करते थे वो? क्या वो दिन भर शिकार और भोजन की तलाश में लगे रहते थे? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। अध्ययनों से पता चला है कि वो औसतन दिन में सिर्फ 2-3 घंटे काम करके ही अपना गुजारा लायक पौष्टिक भोजन जुटा लेते थे। ये आज के औद्योगिक समाजों के 8 घंटे या उससे ज्यादा के काम से कहीं कम है। इसीलिए मार्शल सालिंस ने उन्हें मूल समृद्ध समाज, द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी कहा था। हाँ, मार्शल सालिंस का यही तर्क था। उनका कहना था कि समृद्धि का मतलब सिर्फ ज्यादा सामान होना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर लेना है। इस मायने में शिकारी संग्राहक समृद्ध थे क्योंकि उनकी जरूरतें सीमित थीं और उन्हें पूरा करने के साधन उनके पास थे। वो कम में खुश थे। और पर्यावरण के साथ उनका रिश्ता कैसा था? वो पर्यावरण को बिना नष्ट किए उसके साथ संतुलन बनाकर हजारों साल तक जीवित रहे। वो प्रकृति का हिस्सा थे, उसके मालिक नहीं। अगर हम आज के समाज से तुलना करें तो आज हमारे समाजों में अमीर गरीब का भारी विभाजन है। हमारी कृषि और औद्योगिक सभ्यताओं ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हम एक बड़े पर्यावरणीय संकट के मुहाने पर खड़े हैं। तो क्या हमें इन शिकारी संग्राहक समूहों से कुछ सीखना चाहिए? क्या उनके पास आज की समस्याओं का कोई हल हो सकता है? ये एक जरूरी सवाल है। क्या आज भी जो कुछ शिकारी संग्राहक समूह बचे हैं, उनके पास मानव जीवन के कुछ केंद्रीय प्रश्नों जैसे सामाजिक जीवन कैसे जिएं, राजनीति कैसे चलाएं, लिंगों के बीच संबंध कैसे हों, हमारा आहार कैसा हो, प्रकृति के साथ कैसे रहें, इनके कुछ जवाब हो सकते हैं? हमें इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी संदर्भ में वो अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा गया पत्र आता है, हाँ। है ना, एक रेड इंडियन प्रमुख का। हाँ, ये एक बहुत मार्मिक पत्र है जो लगभग 150 साल पहले एक रेड इंडियन प्रमुख, माना जाता है कि सियाटल नाम के प्रमुख ने अमेरिकी सरकार द्वारा उनकी जमीन खरीदने के प्रस्ताव के जवाब में लिखा था। ये शिकारी संग्राहकों के प्रकृति के प्रति नजरिए को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। उसमें क्या लिखा था? कुछ मुख्य बातें बता सकते हैं? उसमें प्रमुख पूछते हैं, आप आकाश को, भूमि की गर्माहट को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? ये विचार ही हमें अजीब लगता है। वो आगे कहते हैं, अगर हम हवा की ताजगी और पानी की चमक के मालिक ही नहीं हैं, तो आप उन्हें हमसे खरीद कैसे सकते हैं? ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और वो कहते हैं, पृथ्वी का हर एक हिस्सा मेरे लोगों के लिए पवित्र है। हम इस पृथ्वी का हिस्सा हैं और ये हमारा हिस्सा है। वो श्वेत लोगों की आलोचना करते हुए कहते हैं, सफेद आदमी अपनी माँ पृथ्वी और अपने भाई आकाश के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो भेड़ें या चमकदार मोती हों जिन्हें खरीदा, लूटा और बेचा जा सके। और इसका नतीजा क्या होगा उनके अनुसार? वो चेतावनी देते हैं, उसकी भूख पृथ्वी को निगल जाएगी और पीछे केवल एक रेगिस्तान छोड़ देगी। ये पत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ एक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारा घर है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। वाकई ये पत्र सोचने पर मजबूर करता है। शिकारी संग्राहकों का जीवन हजारों साल तक चला, लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया। सेक्शन 1.9 द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, महान परिवर्तन, ये क्या था? ये वो दौर था जब होमो सेपियंस सेपियंस ने नए नए कौशल सीख लिए थे, जैसे लकड़ी और पत्थर को मिलाकर बेहतर औजार बनाना, मछली पकड़ने के नए तरीके, शायद नाव बनाना और तैरना भी। और इसी समय के आसपास लगभग 10-12 हजार साल पहले अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ और होलोसीन युग शुरू हुआ। होलोसीन युग, इसमें क्या खास था? इस युग में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा,
मौसम गर्म और ज्यादा नम हुआ। इससे दुनिया भर में भारी भौगोलिक बदलाव आए। कहीं ग्लेशियर पिघले, कहीं समुद्र का स्तर बढ़ा, कहीं रेगिस्तान फैले जैसे पश्चिमी एशिया में, तो कहीं घने जंगल उगाए जैसे यूरोप में। और इन बदलते हालात में इंसानों ने क्या किया? उन्होंने खुद को कैसे ढाला? इस जलवायु परिवर्तन के जवाब में इंसानों ने अनुकूलन के नए रास्ते अपनाए। दस्तावेज में 4 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। पहला क्या था? पहला था निरंतर शिकार संग्रहक, कंटिन्यूड हंटिंग एंड गैदरिंग। कई समुदायों ने अपनी पुरानी जीवन शैली जारी रखी। हाँ, उन्होंने अपने भोजन में कुछ नई चीजें जरूर जोड़ी, जैसे समुद्री जीवों को पकड़ना या जंगली अनाजों के बीजों को इकट्ठा करना। जिन इलाकों में भोजन आसानी से उपलब्ध था, वहां ये संभव था। शायद उन्हें अपनी आजादी और आराम पसंद था। क्या ये लोग ज्यादा थे? हाँ, काफी समय तक। AD 1500 में भी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा शिकारी संग्राहकों के ही नियंत्रण में था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका का बड़ा हिस्सा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कुछ भाग और पूर्वोत्तर एशिया। और आज भी दुनिया के लगभग 40 देशों में कुछ शिकारी संग्राहक समूह मौजूद हैं। अच्छा, तो दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था खेती के साथ साथ खानाबदोश संग्रहण, एग्रीकल्चर प्लस नोमैडिक गैदरिंग। कुछ समूहों ने पौधे उगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह एक जगह बसे नहीं, बल्कि घूमते भी रहते थे। इसके उदाहरण चीन और मेक्सिको जैसी जगहों से मिलते हैं। और ये तरीका कोई छोटा मोटा संक्रमणकालीन चरण नहीं था, बल्कि कुछ जगहों पर 2000 साल से भी ज्यादा समय तक चला। तीसरा रास्ता? तीसरा था पशुचारण खानाबदोशी, पस्टोरियल नोमैडिज्म। इसमें लोगों ने जानवरों को पालतू बनाने पर ज्यादा जोर दिया और उन्हीं के साथ घूमते रहे। इसके बारे में हम अगले सेक्शन में विस्तार से बात करेंगे। और चौथा, जिसने सबसे ज्यादा असर डाला? हाँ, चौथा रास्ता था कृषि, एग्रीकल्चर। इसमें लोगों ने मुख्य रूप से खेती को अपनी जीवन शैली का आधार बनाया और एक जगह बस गए। ये वो रास्ता था जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा बदला। ठीक है, तो अब विस्तार से बात करते हैं तीसरे रास्ते की। सेक्शन 1.10 पस्टोरल नोमैडिज्म, यानी पशुचारण खानाबदोशी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि कुछ शिकारी संग्राहक समुदायों ने खासकर पश्चिम एशिया में लगभग एक ही समय में खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इनमें से कुछ समूहों ने पशुपालन को ज्यादा प्राथमिकता दी, शायद उन इलाकों में जहां खेती करना मुश्किल था, लेकिन जानवरों के लिए चारागाह उपलब्ध थे। ये जीवन शैली किन इलाकों में ज्यादा प्रमुख थी? ये मुख्य रूप से मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों, स्टेप्स जैसे मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह की प्रमुख जीवन शैली बनी। अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में भी ये महत्वपूर्ण थी। कौन कौन से जानवर पाले जाते थे? संकेत मिलते हैं कि कुत्ते शायद सबसे पहले मेसोलिथिक काल में ही पालतू बना लिए गए थे। फिर सुअर और घोड़े भी पालतू बनाए गए, लेकिन पशुचारण जीवन शैली का आधार बने मवेशी, गाय, बैल, भेड़ और बकरी। इनको पालने से एक नई तरह की जिंदगी संभव हुई। कैसी जिंदगी? ये किसानों से कैसे अलग थे? पशु पालने का मतलब था कि आपके पास भोजन का चलता फिरता भंडार, वॉकिंग लार्डर्स था, मांस और दूध के रूप में। लेकिन किसानों के विपरीत, जो अपनी जमीन पर टिके रहते थे, चरवाहों को अपने जानवरों के लिए ताजे चरागाहों की तलाश में लगातार घूमना पड़ता था। इसीलिए इन्हें खानाबदोश, नोमैड कहा जाता है। ये ऐतिहासिक रूप से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के घास के मैदानों में रहते आए हैं। क्या पशुचारण खानाबदोशी के भी अलग अलग प्रकार थे? हाँ, पाले जाने वाले मुख्य जानवर के आधार पर इसके कई रूप थे। एक थे मवेशी पालक, कैटल हर्डर्स, जो भेड़, बकरी और खासकर मवेशी पालते थे। ये पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में आम थे। कई योद्धा सरदारों वाले समाजों में मवेशी ही धन का मुख्य आधार थे। और घोड़े पालने वाले? हाँ, घोड़ा खानाबदोश। हाँ। ये मध्य एशियाई मैदानों से उभरे और इतिहास पर इनका बहुत गहरा असर पड़ा, जैसे हित्ती, हिक्सोस, शुरुआती यूनानी और आर्य। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये शायद घोड़ों पर सवारी नहीं करते थे, बल्कि रथों में जोत कर लड़ते थे। सवारी करना बाद में आया। और भी कोई प्रकार थे? हाँ, रेनडियर पालक। ये शायद यूरेशियन मैदानों की घोड़ा खानाबदोशी से भी पहले विकसित हुई हो। ये यूरोपियन मैदानों और साइबेरिया के ठंडे इलाकों तक ही सीमित रही। फिर है ऊंट खानाबदोशी,
जो अरब और सूडान के रेगिस्तानी इलाकों में ईसाई युग की शुरुआती शताब्दियों में उभरी। ऊंट कम पानी और चारे पे गुजारा कर सकते हैं, इसलिए इन खानाबदोशों ने रेगिस्तानी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अमेरिका में भी थे पशुचारक? अमेरिका में बड़े पैमाने पर पशुचारण नहीं था, क्योंकि वहां पालतू बनाने लायक ज्यादा बड़े जानवर नहीं थे। लेकिन दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में लामा और अल्पाका को पालतू बनाया गया, जिससे वहां एक सीमित प्रकार का पशुचारण विकसित हुआ। इन पशुओं का महत्व क्या था चरवाहों के लिए? मुख्य रूप से मांस और दूध, इसके अलावा खाल, ऊन वगैरह। और परिवहन के लिए भी जानवर बहुत जरूरी थे, सामान ढोने के लिए और खुद घूमने के लिए या अपना माल बाजार तक ले जाने के लिए। लेकिन ये जिंदगी तो बड़ी अस्थिर रही होगी, हमेशा घूमते रहना। हाँ, इसमें एक अंतर्निहित अस्थिरता थी, इंस्टेबिलिटी। एक कहावत है कि एक सच्चा खानाबदोश एक गरीब खानाबदोश होता है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा जानवर या सामान हो जाए तो आप तेजी से घूम नहीं सकते, वो बोझ बन जाता है। तो अमीर खानाबदोश क्या करते थे? जो ज्यादा अमीर हो जाते थे वो अक्सर कहीं बस जाते थे या अपनी जीवन शैली बदल लेते थे। दूसरी तरफ जो बहुत गरीब हो जाते थे, जिनके झुंड किसी बीमारी या हमले में मारे जाते थे, उनके लिए भी खानाबदोश बने रहना मुश्किल हो जाता था। उन्हें फिर बसे हुए खेतीहर समुदायों के पास जाकर मजदूरी वगैरह करनी पड़ती थी। और इस अस्थिरता का एक नतीजा लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। हाँ, चारागाहों या पानी के स्रोतों पर कब्जे के लिए अक्सर पड़ोसी समूहों पर हमले होते थे। खानाबदोश समाजों में अक्सर युद्ध प्रिय पुरुषों का वर्चस्व होता था। वफादारी के बंधन और शारीरिक वीरता को बहुत महत्व दिया जाता था। सेना के नजरिए से देखें तो क्या उन्हें कोई फायदा था? हाँ, उनकी गतिशीलता, मोबिलिटी उनका सबसे बड़ा सैन्य लाभ थी। वो घोड़ों या ऊंटों पर सवार होकर तेजी से हमला करके गायब हो सकते थे, जिससे बसे हुए साम्राज्यों के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो जाता था। इतिहास पर इनका क्या असर रहा है? बहुत गहरा असर रहा है। माना जाता है कि दुनिया के कई शुरुआती राज्य तब बने जब खानाबदोश समूहों ने कृषि समुदायों पर विजय प्राप्त की और उन पर शासन करने लगे। जैसे मेसोपोटामिया के साहित्य में ऐसे संघर्षों का जिक्र है। शुरुआती यूनानी और आर्यों को भी बाहर से आया हुआ माना जाता है। और बात के इतिहास में भी? हाँ, हुणों ने 4वीं-5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य और भारत में गुप्त साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंगेज खान का है, जिसने 13वीं सदी में इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जो एक खानाबदोश शक्ति पर आधारित था। लेकिन फिर भी अंततः तो कृषि समाज ही ज्यादा हावी हुए। हाँ, क्योंकि कृषि समाजों के पास कुछ स्थायी फायदे थे। उनकी आबादी ज्यादा होती थी, उनमें काम का बंटवारा या व्यावसायिक विविधता ज्यादा होता था और उनके पास स्थायी संस्थान होते थे। लेकिन फिर भी इतिहास में खानाबदोशों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे प्रभावशाली रास्ते पर, सेक्शन 1.11 एग्रीकल्चर यानी कृषि। ये कहाँ और कैसे शुरू हुई? जैसा हमने पहले बात की, होलोसीन युग में जलवायु परिवर्तन हुआ। पश्चिम एशिया, जिसे फर्टाइल क्रेसेंट भी कहते हैं, मिस्र, भारत और चीन जैसी जगहों पर मौसम खेती के लिए अनुकूल हो गया। यहीं पर कुछ मानव समूहों ने पौधों को उगाना और जानवरों को पालतू बनाना एक साथ शुरू किया। धीरे धीरे कृषि उनकी प्रमुख जीवन शैली बन गई। पशुपालन भी होता था, लेकिन खेती मुख्य आधार बन गई। इसे क्रांति क्यों कहा जाता है? क्रांति इसलिए क्योंकि इसने मानव जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया। जब खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन यानी खेती और पशुपालन एक साथ आए, तो इसने समाज की नींव ही बदल दी। क्या बदलाव आया मुख्य रूप से? सबसे बड़ा बदलाव था जीवन शैली में। शिकारी संग्राहक भोजन की तलाश में मौसम के अनुसार घूमते रहते थे, लेकिन किसानों को अपनी फसल की देखभाल के लिए एक ही जगह पर टिकना पड़ता था। बुआई करनी होती थी, सिंचाई करनी होती थी, फसल की जानवरों और चोरों से रक्षा करनी होती थी और फिर कटाई करनी होती थी। इस पूरे चक्र में कई महीने लगते थे। इससे एक जगह बसना जरूरी हो गया। और सोच भी बदली होगी। हाँ, योजना बनाने का तरीका बदला। शिकारी संग्राहक शायद 1 या 2 दिन आगे की सोचते थे। किसानों को पूरे एक फसल मौसम के लिए योजना बनानी पड़ती थी। बीज बचाने पड़ते थे, जमीन तैयार करनी पड़ती थी, भविष्य के लिए सोचना पड़ता था। और ये कृषि अर्थव्यवस्था फैली कैसे? ये धीरे धीरे फैली, अक्सर पुरानी शिकारी संग्राहक जीवन शैली की कीमत पर।
जहां खेती संभव थी, वहां कृषि अर्थव्यवस्था ज्यादा लोगों का पेट पाल सकती थी, इसलिए वो ज्यादा सफल हुई और फैलती गई। धीरे धीरे ये दुनिया की प्रमुख जीवन शैली बन गई। आज भी भारत की लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर है। ये उसी महान परिवर्तन का नतीजा है। और ये जमीन जिस पर हम खेती करते हैं, ये भी तो इंसान की बनाई हुई है एक तरह से। बिल्कुल। आज हम जिन उपजाऊ खेतों को देखते हैं, वो प्रकृति की देन नहीं है सिर्फ, वो हजारों सालों तक किसानों की मेहनत से बनी कृत्रिम मिट्टी, आर्टिफिशियल सॉइल है। उन्होंने जमीन को साफ किया, जोता, उसमें खाद डाली, सिंचाई की, तब जाकर वो इतनी उपजाऊ बनी। तो कृषि ने जीवन बदल दिया। अब देखते हैं इसके परिणाम क्या हुए। सेक्शन 1.12 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर। पहला परिणाम बताया गया है 1.12.1 बर्थ ऑफ विलेज कल्चर, यानी ग्राम संस्कृति का जन्म। हाँ, ये सीधा नतीजा था। शिकारी संग्राहक आमतौर पर स्थायी बस्तियों में नहीं रहते थे, वो मौसमी शिविरों में रहते थे। लेकिन खेती के लिए एक जगह पर लंबे समय तक टिकना जरूरी था, कम से कम फसल के पूरे मौसम के लिए, यानी 4 से 6 महीने। और फिर वहीं घर बना लिए। हाँ, जब आपको हर साल उसी जमीन पर खेती करनी है, तो वहीं आसपास स्थायी घर बनाना ज्यादा सुविधाजनक था। इसी जरूरत ने एक जगह बसने को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे गांवों का उदय हुआ। क्या शिकारी संग्राहक कभी गांव नहीं बसाते थे? कुछ संग्राहक समुदाय भी, जहां भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में और नियमित रूप से मिलता था, जैसे कुछ तटीय इलाकों में जहां मछली भरपूर थी, वहां स्थायी गांव बसा रहते थे। लेकिन ये दुर्लभ था। ज्यादातर गांव कृषि के साथ ही विकसित हुए। तो एक तरह से इंसानों ने पौधों और जानवरों को पालतू बनाने के साथ साथ खुद को भी पालतू बना लिया। हाँ, ये कहने का एक तरीका है। हमने खुद को एक जगह बांध लिया। सड़कें, झोपड़ियां, घर, गांव और फिर आगे चलकर कस्बे और शहर, ये सब हमारे कृषि करने वाले पूर्वजों की ही रचना है। दूसरा परिणाम है 1.122 इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स। जनसंख्या में वृद्धि और बस्तियों का विस्तार। खेती से आबादी कैसे बढ़ी? बसे हुए समुदायों में जनसंख्या वृद्धि दर शिकारी संग्राहक समूहों की तुलना में ज्यादा तेज होती है। इसके कई कारण हैं। एक बड़ा कारण है भोजन की उपलब्धता और प्रकार में बदलाव। कैसे? खेती से अनाज आधारित भोजन जैसे दलिया, जौ का सत्तू ज्यादा मिलने लगा। साथ ही पालतू जानवरों से दूध भी मिलने लगा। ये चीजें बच्चों को माँ के दूध के अलावा जल्दी खिलाई जा सकती थीं। वीनिंग फूड, इससे 2 बच्चों के जन्म के बीच का औसत अंतराल कम हो गया। पहले शिकारी संग्राहक माँ शायद हर 3-4 साल में एक बच्चा पैदा करती थी, क्योंकि उसे घूमते हुए बच्चे को उठाना पड़ता था। किसान माँ शायद हर 2 साल में बच्चा पैदा कर सकती थी। और इससे आबादी पर क्या असर पड़ा? आबादी तेजी से बढ़ने लगी। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया के फर्टाइल क्रेसेंट में शुरुआती कृषि बस्तियों का आकार कुछ ही 1000 सालों में 10 गुना तक बढ़ गया। क्या किसान कम जमीन पर ज्यादा लोगों पाल सकते थे? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था। शिकारी संग्राहकों को अपना पेट भरने के लिए बहुत बड़े इलाके की जरूरत होती थी। अनुमान है कि एक शिकारी संग्राहक को साल भर के भोजन के लिए लगभग 4 वर्ग किलोमीटर का इलाका चाहिए होता था, जबकि किसान बहुत कम जमीन पर खेती करके उससे कई ज्यादा लोगों का भरण पोषण कर सकता था। और भोजन को स्टोर करना भी संभव हुआ होगा। बिल्कुल, अनाज को स्टोर किया जा सकता था, जिससे अकाल या मुश्किल समय में मदद मिलती थी। इससे सैकड़ों लोगों की आबादी वाले बड़े गांव संभव हो पाए। कृषि का विस्तार कैसे हुआ? क्या सिर्फ उन्हीं इलाकों में जहां वो फसलें कुदरती उगती थीं? नहीं, इंसान ने फसलों को उन इलाकों में भी उगाना शुरू कर दिया जहां वो स्वाभाविक रूप से नहीं उगती थीं। उन्होंने सिंचाई के तरीके खोजे, जमीन को खेती लायक बनाया। इससे उत्पादन का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। उन्होंने जंगलों को काटा, दलदली जमीन को सुखाया और नए शहरों में जाकर खेती शुरू की, यानी नए क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण। तो जमीन की वहन क्षमता बढ़ गई। हाँ, कृषि ने जमीन की वहन क्षमता, यानी एक निश्चित क्षेत्र कितने लोगों को सहारा दे सकता है, उसे कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी था, आबादी बढ़ने और बसने का? हाँ, दस्तावेज इशारा करता है कि शायद यहीं से कुछ लोगों के लिए गुलामी या अधीनता की शुरुआत हुई हो। जब समूह बड़े होने लगे और जमीन पर अधिकार महत्वपूर्ण हो गया, तो शायद कुछ शक्तिशाली सरदारों ने कमजोर लोगों को अपने लिए खेती करने पर मजबूर किया हो और उनकी उपज का एक हिस्सा हड़प लिया हो। ये तो सामाजिक असमानता की शुरुआत लगती है। वैसे क्या पौधों को पालतू बनाने का काम आज भी जारी है? हाँ, बिल्कुल।
हम आज भी जंगली पौधों को पालतू बनाते हैं, जैसे बगीचों में लगाने के लिए नए तरह के फूल विकसित करना या औषधीय गुणों वाले पौधों की खेती करना। ये प्रक्रिया रुकी नहीं है। हालांकि इसका एक स्याह पहलू ये है कि हमने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। तीसरा परिणाम है 1.12.3 इमर्जेंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, जनजातीय समुदायों का उदय। खेती से जनजातियां कैसे बनी? खेती के लिए लंबे समय तक चलने वाले सहयोग की जरूरत थी। शिकारी समूह भी शिकार के लिए सहयोग करते थे, लेकिन वो अक्सर अस्थायी होता था। शिकार खत्म, सहयोग खत्म। लेकिन किसानों को बुआई से लेकर कटाई तक कम से कम 4-6 महीने तक लगातार मिलकर काम करना पड़ता था। और क्योंकि उनकी आजीविका पिछली फसल और आने वाली फसल पर निर्भर करती थी, इसलिए उन्हें साल भर एक दूसरे के सहयोग की जरूरत थी। तो इस जरूरत ने क्या पैदा किया? इस जरूरत ने बड़े और स्थायी रिश्तेदारी नेटवर्क, किनशिप नेटवर्क्स के विकास को बढ़ावा दिया। रिश्तेदारी ने किसानों के बीच सहयोग करने के लिए एक संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रदान किया। ये रिश्तेदारी समूह ही आगे चलकर जनजातियों, ट्राइब्स के रूप में विकसित हुए होंगे, जिनकी अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी नियम होते थे। चौथा परिणाम थोड़ा चौंकाने वाला है। 1.124 न्यू एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस, नई महामारियां और रोग। खेती से बीमारियां कैसे बढ़ी? सेहत तो अच्छी होनी चाहिए थी। हाँ, एक तरफ तो नियमित भोजन मिलने से शायद औसत आयु बढ़ी। जैसे हमने बात की थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस शायद सिर्फ 25 साल ही जीते थे। कृषि के बाद लोग ज्यादा जीने लगे होंगे, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी थे। क्या थे वो? स्थायी रूप से एक जगह बसने से कुछ नई समस्याएं पैदा हुई, जैसे गांव के आसपास पानी जमा होने लगा पीने के लिए, सिंचाई के लिए। इससे मच्छरों को पनपने के लिए आदर्श वातावरण मिला और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलीं जो मच्छरों से फैलती हैं। दलदली जमीन भी मच्छरों का घर बनी। और गंदगी? हाँ, जब लोग एक ही जगह पर रहने लगे तो उनके द्वारा पैदा किया गया कचरा भी वहीं आसपास जमा होने लगा। ये कचरा कीड़े मकोड़ों और चूहों को आकर्षित करता था, जो अपने साथ बीमारियां लाते थे। मध्ययुगीन यूरोप का भयानक बुबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं से ही फैला था। तो स्थायी बस्तियों ने महामारियों के फैलने का खतरा बढ़ा दिया। और पांचवा परिणाम है 1.12.5 न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर एंड डिस्प्यूट्स, व्यवस्था और विवाद के नए रूप। इसका क्या मतलब है? जब लोगों ने स्थायी घर बना लिए, खेत बना लिए, तो उनमें उनका बहुत सारा श्रम और समय निवेशित हो गया। अब वो अपनी जमीन और संपत्ति को लेकर ज्यादा पजेसिव हो गए। शिकारी संग्राहकों से ज्यादा? हाँ, शिकारी संग्राहकों के पास ज्यादा सामान होता ही नहीं था और वो घूमते रहते थे, तो उनके लिए किसी चीज या जगह को छोड़ देना शायद आसान था। लेकिन एक किसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक खेत को बनाने में लगा दी हो, वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो अपने घर और खेत की रक्षा ज्यादा जोर लगाकर करेगा। और अगर लड़ाई में हार गए तो? दस्तावेज कहता है कि किसान लड़ाई में हारने के बाद भी अक्सर उसी गांव में रहने की प्रवृत्ति रखते थे, भले ही उन्हें जीतने वाले समूह के अधीन रहना पड़े या अपनी उपज का एक हिस्सा उन्हें देना पड़े, क्योंकि उनके लिए वो जमीन छोड़ना ज्यादा मुश्किल था। तो इससे क्या हुआ? इससे युद्ध का स्वरूप और महत्व बदल गया। अब युद्ध सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर कब्जा करने और लोगों को अधीन बनाने के लिए भी होने लगा। इसने धीरे धीरे असमानता पर आधारित समाजों, सोसाइटीज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी का मार्ग प्रशस्त किया, जहां कुछ लोगों का जमीन और संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण था और कुछ लोग उनके अधीन थे। तो ये थे कृषि के कुछ दूरगामी परिणाम। इसने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हाँ, कृषि वाकई में एक महान परिवर्तन था, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजे हुए। बहुत बढ़िया। हमने यूनिट 1 के लगभग सभी मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब समय है इस पूरी चर्चा से निकले मुख्य निष्कर्षों या की टेकअवेज को संक्षेप में दोहराने का। जरूर। तो पहली मुख्य बात यह है कि मानव का विकास कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि लाखों वर्षों में फैली एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर हम यानी होमो सेपियंस सेपियंस तक शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर बड़े बदलाव शामिल हैं। दूसरी बात? दूसरी, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जानवरों से खास तौर पर अलग करती हैं? हमने 6 बातों पर जोर दिया। उन्नत औजार बनाना, आग का सोच समझकर इस्तेमाल करना, जटिल रिश्तेदारी व्यवस्थाएं बनाना, चीजों का आदान प्रदान करना, अत्यंत विकसित भाषा का प्रयोग करना, कला का आविष्कार करना
और अंततः भोजन उगाना यानी कृषि करना। तीसरा निष्कर्ष क्या है? तीसरा, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सारी विशेषताएं एक साथ या अचानक नहीं आ गईं। ये मानव इतिहास के अलग-अलग चरणों में धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में विकसित हुईं। विकास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चला। चौथा पॉइंट शिकारी संग्राहकों के बारे में है। हाँ, चौथा शिकारी संग्राहक जीवन शैली, जिसे मार्शल साहलिन्स ने मूल समृद्ध समाज कहा, वो पर्यावरण के साथ एक गहरे संतुलन और अपेक्षाकृत सरल तकनीक पर आधारित थी। उनका जीवन शायद आज के मुकाबले कम तनावपूर्ण और ज्यादा आराम का था। हम आज भी उनसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाना सीख सकते हैं। पांचवां, होलोसीन युग की शुरुआत में हुए जलवायु परिवर्तन ने मानव समाजों को नए तरीकों से अनुकूलन के लिए प्रेरित किया। इसी के परिणाम स्वरूप पशुचारण, खानाबदोशी और कृषि जैसी नई जीवन शैलियां उभरी, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। और छठा निष्कर्ष कृषि के बारे में है। हाँ, छठा, कृषि अपने आप में क्रांति थी। इसने स्थायी बस्तियों यानी गांवों को जन्म दिया, जिससे आबादी में भारी वृद्धि हुई। इसने बड़े सहयोग पर आधारित जनजातीय समुदायों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन साथ ही इसने नई बीमारियों और महामारियों को भी जन्म दिया और समाज में व्यवस्था और विवाद के नए रूप भी पैदा किए, जिससे शायद असमानता की शुरुआत हुई। और आखिरी सातवां पॉइंट। सातवां, कुल मिलाकर देखें तो मानव विकास की कहानी सीधी या सरल नहीं है। तकनीकी प्रगति ने हमें प्रकृति और अन्य मानव समुदायों पर हावी होने में मदद की है, लेकिन इसके अपने परिणाम भी हुए हैं। बहुत अच्छे से आपने ये मुख्य बातें बताई। तो हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने लगभग शून्य से शुरुआत करके लाखों सालों के सफर में आज के जटिल मानव समाज की नींव रखी। पत्थरों से औजार बनाने से लेकर फसलें उगाने तक का ये सफर वाकई अविश्वसनीय है। बिल्कुल, और ये समझना हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यह समझ बहुत काम की है। ये आपको इतिहास, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उन्हें समझने में मदद करेगी। ये सिर्फ तारीखें और नाम याद करना नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव, अनुकूलन की क्षमता और सामाजिक संरचनाओं के विकास की कहानी है। ये गहराई आपको निबंध लिखने में और साक्षात्कार में बहुत मदद कर सकती है। और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, जीवन में भी। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। हमारी आदतें, हमारे समाज के नियम, हमारी कमजोरियां, हमारी ताकतें, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे अतीत में है। और अंत में एक सोचने वाली बात, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ जाते हैं। जिस तकनीकी और सामाजिक सफलता ने हमें यानी होमो सैपियंस सेपियंस को पृथ्वी पर सबसे प्रभावी प्रजाति बनाया, क्या आज वही सफलता दूसरी प्रजातियों के विनाश और स्वयं हमारे ग्रह के भविष्य के लिए खतरा बन गई है? क्या हम अपने शिकारी संग्राहक पूर्वजों की तरह प्रकृति के साथ संतुलन बनाना फिर से सीख सकते हैं या सीखना चाहेंगे? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। ज्ञान को समझना एक बात है और उसे सही दिशा में समझदारी से इस्तेमाल करना दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी बात है। उम्मीद है इस विस्तृत चर्चा से आपको मानव समाज की शुरुआती कहानी के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। ये विषय बहुत गहरा है, तो मेरा सुझाव है कि इस जानकारी को ठीक से आत्मसात करने के लिए आप इसे दोबारा सुनने पर जरूर विचार करें। हाँ, दोहराना और मनन करना ज्ञान को स्थायी बनाता है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सवाल हमसे साझा करें, हमें जानकर खुशी होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सत्रों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम ऐसे ही और जानकारीपूर्ण सत्र आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप सभी के समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।